जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है पिता के मरने के बाद माँ को मारने की साजिश। पिता के मरने के बाद जब बेटे बहू ने बूढ़ी माँ को गला दबाकर मारना चाहा तो बूढ़ी माँ ने बहू बेटे को सिखाया ऐसा सबक कि राधा जी आंगन में बैठी अपनी दोनों बहुओं पर हुक्म चलाया करती थी। वो बहुओं से कहती कि मेरे घर में जो कुछ भी होगा मेरे द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही होगा। दोनों बहुएं उन दिनों एक पैर पर खड़ी रहती। राधा जी ने जो कह दिया समझो वह पत्थर की लकीर हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों राधा जी के पति रामपाल जी ही घर का सारा खर्च उठाया करते थे। वे एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन भर कम खर्चा करके और उन्होंने अपने दोनों बेटे के भविष्य के लिए जहाँ जहाँ उन्हें उचित लगा वहाँ प्लॉट खरीदा, कहीं खेत खरीदा और अपने दोनों बेटे मोहित और रोहित को अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया। प्रायः देखा जाता है बड़े स्कूलों में अमीर बाप के बेटे ही ज़्यादातर पढ़ने जाया करते हैं, तो उनके शौक भी बड़े बड़े होते हैं। उन्हीं की संगति मोहित और रोहित ने भी की थी। वे दोनों भी उनकी बराबरी करने के लिए अक्सर अपनी माँ राधा जी से पैसे मांगा करते थे। अगर वह पैसे देने में ना नुकुर करती तो कई बार पैसे चुरा कर भी ले जाते, जिससे उनकी आदत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि माता पिता जो कुछ भी कमाते हैं उनके बच्चों के लिए ही तो होता है। ऐसा सोचकर राधा जी कभी कभी जानबूझकर भी अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा आया कि दोनों बच्चे बड़े होने पर इतने ढीठ हो गए कि अपनी माँ को तो कुछ नहीं समझते थे, थोड़ा मान मर्यादा कर लेते थे तो रामपाल जी के जिंदा रहते हुए, वरना उनकी मृत्यु के बाद तो राधा जी का उनकी जिंदगी से मानव अस्तित्व ही खत्म हो गया था। राधा जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, वह भी 15 दिन पहले बताया था। जब दोनों बेटों ने ध्यान ही नहीं दिया तब बेचारी ने दोबारा आज फिर से बड़े बेटे मोहित से कहा था, क्योंकि एक बार राधा जी के पति रामपाल जी की मृत्यु अचानक हार्ट अटैक आ जाने के कारण हो गई थी। तब राधा जी उनकी मृत्यु के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। तब वही बड़ा बेटा मोहित ने बड़े ही प्यार से सहानुभूति पूर्वक कहा था, माँ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे कहना, मैं आपको लाकर दूंगा। अगर कभी मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊंगा और आपकी ज़रूरत का सामान नहीं ला पाया तभी आप किसी दूसरे से कहिएगा। ये आपका श्रवण कुमार जैसा बड़ा बेटा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। अपने बेटे की ऐसी प्यारी प्यारी और दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर राधा जी भाव विभोर हो गई थी और अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाकर खूब रोई थी और उन्हीं के सामने अपने पति की तस्वीर से बातें करते हुए उन्होंने कहा था, देखा आपने तो मुझे इस भरी दुनिया में छोड़ दिया और मुझे हमेशा साथ निभाने का मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन एक काम आपने बहुत अच्छा किया है कि इतने अच्छे और प्यारे बच्चे मुझे दिए। देखिए ना, ये दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे मनाने के लिए आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा ध्यान रखेंगे हम लोग। कहकर वह उनकी तस्वीर के सामने ही खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए बिलख बिलख कर रो पड़ी। राधा जी का रोना सुनकर दोनों बहुएं रीना और मीरा भी आ गई। उन दोनों ने उनके रोने का कारण पूछा तो उनके पतियों ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। राधा जी कुछ देर तक
तो रोती रहीं। फिर उन्होंने दोनों बेटों ने उनके आंसू पोंछे और अपने कंधों का सहारा देकर उन्हें उठाया और डाइनिंग टेबल पर ले गए। उस दिन सभी ने मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे अब राधा जी को अच्छा महसूस होने लगा। अब दिन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य में सुधार भी आने लगा। अब वे पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। महीने के पहले सप्ताह होते ही राधा जी को उनके बड़े बेटे ही मान मनोहर के साथ बैंक में लेकर जाते हैं, उनके हस्ताक्षर करवाते, और जो बेटा उन्हें लेकर जाता समझो उस महीने के सारे पैसे उसी बेटे के हो जाते। महीने के पहले सप्ताह में तो राधा जी का बहुत ही मान सम्मान होता है, लेकिन जैसे ही पैसे हाथ में गए समझो राधा जी कौन है। दोनों बेटे और बहुओं के व्यवहार में इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है कि वे उन्हें पहचानते भी नहीं। ऐसा करने लगते थे तब तक तो फिर भी ठीक ही था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन बड़ा बेटा मोहित अपनी माँ के कमरे में उन्हें जगाने के लिए गया। आज उनके पेंशन के पैसे निकालने हैं। उसने उन्हें आवाज़ लगाई, माँ माँ। राधा जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने जब उन्हें छूकर देखा तो उनका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। मोहित उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उस समय रोहित घर पर नहीं था, क्योंकि उसे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेजा गया था। मोहित ने उसका फ़ायदा उठाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत भी होगी। रोहित भी घर पर नहीं है और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए आपके अकाउंट को मेरे अकाउंट से जोड़ देते हैं ताकि मुझे पैसे निकालने में आसानी होगी और हर महीने आपको बैंक जाना भी नहीं पड़ेगा। राधा जी ने भी सोचा, मुझे अब कितने दिन ही जीना है, फिर जो कुछ भी है हमारे दोनों बेटों का ही तो है और मेरा बेटा सही तो कह रहा है मुझसे, तो अब बैंक जाना भी बहुत बड़ा काम लगने लगा है। अच्छा ही होगा बेटा ही पैसे लेकर आ जाएगा। आखिर बैंक से रुपए निकालते ही तुरंत तो मांग ही लेते हैं, फिर मैं बैंक ही क्यों जाऊं, जब बिना जाए काम बन जाएगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने मोहित ने जहां जहां साइन करने का बोला वहां वहां माँ ने कर दिए। जब दूसरे महीने का पहला सप्ताह आया तब रोहित ने जानबूझकर समय निकाला था ताकि वह अपनी माँ को पेंशन के पैसे निकालने के लिए लेकर जा सके। राधा जी जैसे ही सुबह सोकर उठी तो रोहित बोला, माँ, आज बैंक चलना है पेंशन के पैसे निकालने, जल्दी से तैयार हो जाना। राधा जी ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से नहा धोकर खा पीकर बैंक जाने के लिए तैयार हो गई। बैंक जाकर जब उन्होंने देखा तो पता चला उनके बड़े बेटे मोहित ने तो आज ही कुछ घंटे पहले ही पैसे निकाल लिए हैं। फिर बैंक वाले ने कहा, क्यों अम्मा जी, आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है? क्या आपकी जानकारी के बगैर पैसे निकाल लिए हैं? अगर ऐसा हो तो उस पर आप केस कर सकती हो। अपने ही बेटे पर पुलिस केस का नाम सुनते ही राधा जी थर थर कांपने लगी और बोली, नहीं साहब, मेरे बेटे ने मुझे बताया था, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है ना, इसलिए कभी कभी भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रह पाता मुझे माफ़ कर दीजिए सर, कहकर अपने बेटे रोहित को वहाँ से चलने के लिए कहने लगी। रोहित उसी समय बैंक के अधिकारी पर भड़कने लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब राधा जी ने कहा ये लोग सच कह रहे हैं तो वह उन्हीं के ऊपर भड़कने लगा। अरे बुढ़िया, बुढ़ापे के कारण तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? अरे
वो बैंक वाले तेरे रिश्तेदार हैं क्या, जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? राधा जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा पहले घर तो चल, फिर सारी बात तुझे विस्तार से बताती हूँ। रोहित गुस्से में वहां से निकल गया और घर पहुंचते ही राधा जी पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ माँ बोल, अब क्या कहना चाहती है? राधा जी बोली, बेटा दरअसल उस दिन जब तू अपने ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर गया हुआ था, उसी दिन तेरी मेरी तबीयत खराब हो गई और मोहित के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज करवाने के लिए, और मैं बैंक भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए उसने मेरा और अपना अकाउंट एक साथ जोड़ लिया। आज उसे याद आया होगा पेंशन के पैसे निकालने का, इसलिए निकाल लिए होंगे। तो इतना गुस्सा ना कर बेटा। हाँ तो बुढ़िया आज मुझे वहाँ लेकर क्यों गई थी? रोहित बोला, बेटा उस दिन मुझे बुखार के कारण अच्छी तरह से याद नहीं था कि मोहित ने क्या कहा था, लेकिन जब बैंक वालों ने बताया तब मुझे याद आया कि हाँ ऐसा ही कुछ मोहित ने भी कहा था। उस दिन के बाद से तो मानो राधा जी की दुनिया ही बदल गई। अब मोहित हर महीने उनके पेंशन के पैसे निकाल निकाल कर लाता और अपने खुद के लिए ही खर्च करता। रोहित जब भी मोहित से माँ के पेंशन के पैसों में से कुछ पैसे अपने लिए मांगता तो वह कह देता, घर के लिए राशन लाने में खर्च हो गए, माँ के लिए दवाई लाने में खर्च हो गए। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता। रोहित ने 1-2 महीने तो अपने भाई को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे धीरे हिसाब लगाना शुरू किया तो पेंशन के तो आधे पैसे भी खर्च नहीं होते थे, और अगर राशन का सामान महीना पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता तो दोनों भाई की पत्नियां आपस में लड़ने झगड़ने लगती और बात उनकी पतियों तक पहुंच जाती। फिर क्या था, दोनों भाइयों में भी तो तू मैं चालू हो जाती। राधा जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। वे हमेशा यही सोचती कि हमने अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ना ही कहीं बाहर घूमने गए और ना ही कहीं कभी महंगे रेस्टोरेंट में खाना ही खाया। यही सोचकर कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश देंगे तो यही बच्चे हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जिन्हें हम बुढ़ापे की लाठी समझकर हमें सुख देंगे सोच रहे थे, ये तो उसके विपरीत हमारे बुढ़ापे में लाठी बनकर बरस रहे हैं और सुख देने की बजाय दुख दे रहे हैं। फिर भी राधा जी उनके रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आकर एक दिन बोल ही पड़ी, अरे बेटा पैसे आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? बंद भी करो ये लड़ाई झगड़े। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम दोनों को इतने बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाया था? जब तक तुम लोग छोटे थे कई बार मैंने अपने पास के पैसे गायब होते देखा था, लेकिन ये सोचकर कुछ भी नहीं कहती थी कि चलो बच्चे तो हमारे ही हैं, और आखिर हम कमाते किस लिए हैं और इन्हें शायद पैसों की ज़रूरत रही होगी और मुझसे कह नहीं पाए होंगे, इसीलिए चुपचाप निकाल कर ले गए होंगे। लेकिन आज ये देख रही हूँ तुम दोनों अच्छा खासा कमा लेते हो, फिर भी तुम्हारे पिता के थोड़े से पेंशन के पैसों के लिए ऐसे लड़ रहे हो जैसे कोई दुश्मन हो। राधा जी का इतना कहना था कि रोहित तो मारे क्रोध के आग बबूला हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ सीधे अपनी माँ के पास गया और उनका गला दबाने लगा। बेचारी राधा जी चारों हाथ पैरों को फड़फड़ाने लगी। उसी समय उनके पड़ोस में रहने वाले राघव जी राधा जी से मिलने आ रहे थे। उन्हें देखकर बड़ा बेटा मोहित बोला, अरे रोहित, राघव अंकल आए हैं, उनके लिए कुर्सी लेकर यहीं बाहर आओ। बाहर
कितनी सुहानी हवा चल रही है ना। और माँ, आप भी अंकल जी के साथ बैठिए ना, मैं अंदर जाकर आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करवाता हूँ। और राधा जी से आंखों के इशारों से ही कहा, खबरदार जो राघव अंकल से कुछ भी कहा तो। बेचारी राधा जी, जो एक समय उसी घर में महारानी की तरह राज किया करती थी, उनका हुक्म सभी के लिए सर आंखों पर हुआ करता था, आज पति के चले जाने से उसी घर में उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रह गया था। अब वे उस घर में पुरानी कबाड़ की वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं थी। वे बार बार यही सोचती रहती थी कि सिर्फ एक इंसान के रहने और ना रहने से किसी की जिंदगी में कितना फर्क पड़ता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में जितना ज़्यादा सोचती, उतनी ही ज़्यादा दुखी होती। वह अपने अतीत में खोई हुई थी कि उनकी दोनों आंखों से मोती की तरह दो बूंद आंसू लुढ़क कर उनके गोरे गोरे गाल पर आ गए। उन्हें इतना ध्यान ही नहीं रहा कि उनके घर पर राघव जी आए हुए हैं। तभी राघव जी बोले, क्यों भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आप किस प्रकार की सोच में डूब गई हैं? आपकी तो दो दो बहुएं हैं और मेरे दोस्त ने आपके लिए इतना पुख्ता इंतजाम करवा रखा है कि आप सुनेंगी तो खुशी से झूम उठेंगी। और मुझे देखो, मैं भी तो अपनी पत्नी के बिना रहता हूँ ना। ये जिंदगी है भाभी जी, इसे हंसकर जियो चाहे रोकर, हम सबको जीना तो पड़ेगा ही। हाँ तो भाभी जी, मैं कह रहा था ना, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई ने आपके लिए पुख्ता इंतजाम करवा कर रखा है। तो सुनिए, वो खुशखबरी ये है कि आपको याद है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बाईपास जाने वाली रोड बनने का सरकार की तरफ से अर्जी पास हो गई है, जिसमें मेरी और आप लोगों की ज़मीन भी रोड बनने वाले रास्ते में आ रही है, जिसकी कीमत सरकार करोड़ों रुपए में दे रही है और उस परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी देगी, वो भी सरकारी। राघव जी के मुंह से इतनी अच्छी खबर सुनकर तो राधा जी का मन भाव विभोर हो उठा। उन्हें उस समय तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें वह सारी बातें याद आ गई कि किस तरह दोनों बेटों ने पेंशन के चंद पैसों के लिए हंगामा खड़ा कर दिया था। और अगर राघव जी उस समय पर ना आए होते तो आज तो रोहित ने मेरी जान ही ले ली होती। और मोहित भी कितना स्वार्थी लड़का है, खुद ने ही सारे पैसे बैंक से निकाल लिए। और जब मोहित ने मुझे इतना उल्टा सीधा कहा, गाली गलौज की, यहाँ तक कि जान से मार डालने के लिए गला भी दबा दिया, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या हो गया है ये दोनों लड़कों को? ऐसा सोचते हुए राधा जी फिर से अपने अतीत में चली गई। तभी राघव जी ने उनकी आंखों के सामने एक चुटकी बजाई और कहा, क्या हुआ भाभी जी, फिर से कहाँ खो गई? तभी बड़बड़ाती हुई राधा जी बोली, हाँ हाँ भाई साहब, बोलिए ना, आप क्या कह रहे थे? राघव जी बोले, तो भाभी जी आपने क्या सोचा है? राधा जी बोली, किस बारे में भाई साहब, आपने क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटों के सामने कुछ मत बताइएगा और कल आप मुझसे मंदिर के पीछे बने गार्डन में कल मिलिएगा, ताकि आपके साथ मैं खुलकर बातें कर सकूं। राघव जी ने उनसे कहा, ठीक है, कल मिलते हैं, और उनसे अलविदा कहा और वहाँ से बड़े ही गर्मजोशी के साथ उठ खड़े हुए और वहाँ से बड़े फुर्ती के साथ चले गए। राधा जी तो उन्हें देखती ही रह गई। उनके उत्साह को देखकर राधा जी के मन में भी आया, क्यों ना वह भी पूरे आत्म सम्मान के साथ सर उठाकर जिए। दूसरे दिन राधा जी ने अपने हिस्से के सारे काम किए और बिना किसी को
बताए चुपचाप अपने घर से निकल गई, ये सोचकर कि पहले वे कैसे जवाब दे देती थी, लेकिन आज क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने आत्मसम्मान के साथ अपनी चप्पल पहनी और एक लकड़ी जिसके सहारे वे हमेशा चलती फिरती रहती थी उसे लेकर चली गई। गार्डन में जाकर देखा तो एक बड़ी सी टोपी पहने एक आदमी सफारी सूट पहने पेपर पढ़ रहे थे और वे उसी कुर्सी पर बैठे हुए थे जहां अक्सर राधा जी बैठा करती थीं। उन्होंने उन्हें पास जाकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह कोई और नहीं बल्कि रामपाल जी के दोस्त प्रताप जी थे, जो पेशे से वकील थे। राधा जी ने उन्हें नमस्कार कहा और बोली, अरे भाई साहब, आप यहाँ? राधा जी तो इतना ही कह पाई थी कि प्रताप जी बोले, भाभी जी, मेरे भाई मेरे दोस्त के बारे में सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और आपसे कोई बात क्या छुपाना। आपके बारे में भी मेरे दोस्त राघव जी ने बताया कि आपके बेटे बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तब हम दोनों मित्रों ने विचार किया कि क्यों ना हम आपको न्याय दिलाएं, क्योंकि मोहन हर एक बात हमसे शेयर करता था और हमारी सलाह के बिना वह कुछ भी नहीं करता था। इसलिए मुझे पता है कि वह घर जिसमें आपके बेटे बहू जितना अधिकार पूर्वक रह रहे हैं वह भी आपके ही नाम पर है, और जिस जमीन के बारे में राघव जी ने आपको बताया होगा उसके लिए भी दावेदार को 3 दिनों के अंदर सारे दस्तावेज जमा करने होंगे। वह जमीन भले ही आपके नाम पर नहीं है, लेकिन पति की संपत्ति पर पहला अधिकार तो उसकी पत्नी का ही होता है। इसलिए उस जमीन से मिलने वाले मुआवजे भी आपको ही मिलेगा। फिर आप उसे जैसा चाहें खर्च कर सकती हैं। तभी दूर से राघव जी आते हुए दिखाई दिए। राधा जी ने उन्हें देखकर कहा, अच्छा, धोखा देना सीख गए हैं बरखुदार। तभी वकील साहब बोले, नहीं भाभी जी, धोखा राघव जी नहीं दे रहे हैं, बल्कि धोखा तो आपके बेटे आपको दे रहे हैं। आपके बड़े बेटे मोहित ने आपको धोखा देकर आपका और अपना अकाउंट एक साथ में जुड़वा लिया और अब उसकी जब मर्जी तब पैसे निकाल लेता है। राघव जी वही सब ठीक करने गए थे और एक ज़रूरी काम करने भी गए थे। जहां आपको घंटों लाइन लगाना पड़ता, वहां राघव जी सुबह से लाइन में खड़े होकर वहां फॉर्म लेकर आ रहे हैं, जो रोड बनने वाले प्लॉट के क्लेम के लिए ज़रूरी भी था। राधा जी अपने द्वारा ऐसे शब्द बोले जाने पर बहुत शर्मिंदा हुई। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्हें बोलने से पहले एक बार तो सोचना तो चाहिए था। तब तक राघव जी भी उनके पास आ गए। वकील साहब ने पूछा, हो गया राघव जी सारा काम? राघव जी जिंदा दिल इंसान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ सर, सारा काम हो गया, और कोई काम हो तो बताइएगा। तभी वकील साहब ने उस फॉर्म में राधा जी के बहुत से हस्ताक्षर लिए। तभी राघव जी बोले, भाभी जी, इस बात की भनक अपने बेटा तक न पहुंचने दीजिएगा, वरना वे दोनों तो लालची भेड़िए की तरह आपके पैसों पर ही नज़र गड़ाए रखेंगे। राधा जी ने हाँ में सर हिलाया और उन दोनों का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। राधा जी जैसे ही अपने घर पहुँची, उनके चेहरे में एक अजीब सी शांति और आनंद के भाव थे। दोनों बहुएं उनका आनंदित चेहरा देखकर कुछ सकते में आ गईं। उन्होंने सोचा, जरूर बुढ़िया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। उन्होंने राधा जी को तंग करना चालू कर दिया। बेचारी राधा जी सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी रहती, और अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती तो दोनों बहुएं उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती रहती। एक दिन राधा जी के हाथ से खूबसूरत सा जग बहू को
पानी देते हुए फिसलकर टूट गया। बहू को वह जग उसके पापा ने उसकी शादी की पहली सालगिरह पर दिया हुआ था। बड़ी बहू तो राधा जी पर ऐसे टूट पड़ी जैसे वही उनकी दुश्मन हो। उसने राधा जी के बाल पकड़े और वहीं जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। छोटी बहू देखती रह गई, लेकिन ना ही उसने अपनी जेठानी को अपनी सास को मारने से रोका, ना ही उनके प्रति हमदर्दी जताई, बल्कि वह तो उन पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर बड़ी बहू का उतने में भी मन नहीं भरा तो उसने उन्हें पैरों से गेंद की तरह लुढ़काते हुए आंगन तक लाई। राधा जी रोती गिड़गिड़ाती रही कि बहू मुझे मत मारो। तभी राघव जी उनके घर किसी काम से पहुंच गए। उसी समय बड़ी बहू उनके बाल पकड़कर उन्हें बैठा रही थी। राधा जी की हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई थी। उन्होंने उनकी बड़ी बहू से कहा, बहू राधा जी की ऐसी हालत क्यों है? तभी बड़ी बहू रोनी सूरत बनाकर बोली, अंकल जी आजकल माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं तो इनका सर दर्द हो रहा था, इसलिए इनकी मालिश करने जा रही थी। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए माँ जी से, है ना माँ जी? मैं सच कह रही हूँ ना। तभी ना जाने राधा जी के पास कहाँ से इतनी हिम्मत आई। उन्होंने कहा, हाँ बहू, तुम तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। कभी गला दबाकर कोई मालिश करता है, तो कभी बाल पकड़कर धड़ाम से पटक पटक कर लात घूंसे मारकर मालिश करता है। हाँ भाई साहब, यही है मेरे जीवन की सच्चाई और विडंबना ये है कि मैं किसी के सामने सच भी नहीं बोल सकती, वरना बाद में ये लोग मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं। बड़े बेटे ने मेरा अकाउंट को अपने अकाउंट से जुड़वा लिया। वह भी मेरी मर्जी जाने बिना ही मुझसे धोखे से साइन करवा लिए, और मुझे तो लगता है इस घर को भी ऐसे ही मुझे धोखा देकर अपने नाम करवा लिया होगा। तभी तो ना दोनों बेटे मेरी बात सुनते हैं, ना ही बहुएं सुनती हैं। तभी छोटी बहू अंदर से निकली और बोली, हाँ तो बुढ़िया, क्या तुझे सारी बात बता देते तो क्या तू खुशी खुशी इतना बड़ा आलीशान बंगला हमारे नाम कर देती? नहीं ना, इसीलिए तो हमें चालाकी करनी पड़ी, तुझसे गंवार कहीं की। बुढ़िया, मेरे पति बताते हैं कि वे दोनों भाई आपको कैसे बुद्धू बनाकर पैसे चोरी करके ले जाते थे, और तुम दोनों बेवकूफ़ों को पता भी नहीं चलता था। कहकर वो हंसने लगी। तभी बड़ी बहू बोली, हाँ छोटी, तू सही कह रही है। मेरे पति भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। इन्हें क्या मालूम पैसों को कैसे संभाला जाता है। अंकल, अब बहुत हुआ। अब मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम कह देंगे कि आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। फिर मजबूरन हमें पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। राघव जी बोले, अरे तुम तो मेरी बेटी समान हो, और ये क्या नाप शनाप कुछ भी बोले जा रही हो। बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया करो बेटी। तभी दोनों बहुएं राघव जी और राधा जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी, और उन्हें मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उतने में ही वहाँ पुलिस आ गई और उन दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि राघव जी के मोबाइल को पुलिस वाले ट्रेस कर रहे थे। वहाँ की सारी बातें पुलिस वाले सुन पा रहे थे। जब दोनों भाइयों को इस बारे में पता चला तो वे दोनों तो परेशान हो गए कि अपनी पत्नियों को वे लोग कैसे छुड़ाएंगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, रोए, गिड़गिड़ाए, और जब राधा जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने धोखे से वह घर भी अपने नाम करवा लिया है, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। बस यही स्थिति उस समय मोहित और रोहित की भी थी।
उन्होंने अपनी सारी गलती स्वीकार की। राधा जी ने उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली और अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और उन्हें हिदायत दे दी कि अगर उन चारों में से किसी ने भी उनके साथ बदतमीजी की तो फिर से उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चारों बेटे बहू ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद राधा जी ने वे लोग जिस घर में रहते थे वह घर भी अपने नाम करवा लिया और जिस प्लॉट से कई करोड़ रुपए मिले थे उसमें एक वृद्धा आश्रम और वहीं पास में ही एक अस्पताल भी खुलवा दिया ताकि उनके जैसे बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहू बेटों को जब उस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तो वे तो हाथ मलते ही रह गए और मन ही मन सोचते रह गए कि काश हम लोगों ने शुरू से ही माँ की सेवा की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज हम भी करोड़पति होते, लेकिन हमारे कर्म ही इतने गलत थे कि करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गई। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी माँ राधा जी को मनाने की कि वे उन्हें कुछ रुपए दे दें ताकि उनकी गृहस्थी भी संभल जाए, लेकिन राधा जी को अपने बेटे बहू की वह करतूत याद आ जाती और वह फिर से अपना इरादा बदल देती। तो दोस्तों, इस कहानी में राधा जी ने अपने बहू बेटों को माफ़ ना करके जो सबक सिखाया वह सही था या गलत। अगर आपको राधा जी की जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।